हेलो फ्रेंड्स, मिशन आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम विजन आईएएस के 13 दिसंबर वाले डेली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू द फर्स्ट आर्टिकल। इट इज अबाउट ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इन्होंने डाटा रिलीज किया है पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो हम इन डाटा के ऊपर चर्चा करेंगे। द फर्स्ट इज अबाउट ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेंथ। इसके तहत इंडिया में जो एक्चुअल पॉपुलेशन पुलिस रेशियो है, यानी कि नंबर ऑफ पुलिस पर लाख पॉपुलेशन, ये 195.39 है एंड देयर आर ओनली 20,91,488 पुलिस पर्सनल एक्चुअली इन सर्विस अगेंस्ट द सैंक्शन स्ट्रेंथ ऑफ 26,23,225। यानी कि जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है उससे अबाउट 6 लाख पुलिस पर्सनल की जो सीट्स है वो वैकेंट है। अगर हम यूनाइटेड नेशन के रिकमेंडेशन की बात करें तो वो पर लाख पॉपुलेशन 222 पुलिस रिकमेंड करता है। वैकेंसी के ऊपर क्या डाटा है, तो भारत के जितने भी राज्य पुलिस फोर्सेस हैं कंबाइंडली अगर देखा जाए तो 5.3 लाख पोस्ट वैकेंट है एंड इन द सीएपीएफ यानी कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में अबाउट 1.27 लाख पोस्ट आर लाइंग वैकेंट। सो फ्रेंड्स, एक तो एक्चुअली जो इंडिया का पुलिस पॉपुलेशन रेशियो है वो कम है, और दूसरी तरफ ये जो हाई परसेंटेज ऑफ वैकेंसीज आप पुलिस में देख रहे हो, ये ओवरबर्डन पुलिस पर्सनल की समस्या को और ज्यादा एक्सैजरेट करता है। अगर हम वुमेन के स्टेटस पुलिस में देखें तो टोटल पुलिस फोर्स में अबाउट 10.3% पुलिस फोर्स जो वुमेन है, तो काफी ज्यादा जेंडर डिस्पैरिटी आप यहाँ पर देख सकते हो। और अगर हम सीएपीएफ में बात करें तो ओनली 2.98% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ इज ऑक्युपाइड बाय द वुमेन पर्सनल। बट एक गुड न्यूज है कि देयर हैज बीन ए 16.05% इंक्रीज ऑफ वुमेन पर्सनल ओवर प्रीवियस ईयर। यूनाइटेड नेशन के एक फैक्ट के बारे में जाने तो जो वुमेन पुलिस फोर्स ऑफिसर्स होते हैं कोरिलेट्स पॉजिटिवली विथ रिपोर्टिंग ऑफ सेक्सुअल एसल्ट। यानी कि अगर कोई सेक्सुअल एसल्ट का केसेस आता है तो एज कंपेयर टू मेल, वुमेन पुलिस फोर्सेस पॉजिटिवली डील करते हैं, उन केसेस की रिपोर्टिंग करते हैं, उनकी मॉनिटरिंग एज वेल एज इन्वेस्टिगेशन इनके द्वारा किया जाता है। ये यूनाइटेड नेशन कह रहा है। इसीलिए वुमेन पुलिस फोर्सेस का होना काफी ज्यादा अहमियत रखता है। दिस अस्क्यूड रेशन, यानी कि ये जो अस्क्यूडनेस आप देख रहे हो बिटवीन मेन पुलिस फोर्स एंड वुमेन पुलिस फोर्स, इसके कारण जो भी लेजिस्लेशन विच डील्स विद द क्राइम अगेंस्ट वुमेन, इसका इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी हमने बात की कि कैसे वुमेन का प्रेजेंस मींस positive reporting of the sexual assault cases. That's why we need more and more women in the police forces. अगर हम ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करें तो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आती है एंड इट इज मैंडेटेड टू प्रमोट एक्सीलेंस इन पुलिसिंग, प्रमोट स्पीडी एंड सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ पुलिस प्रॉब्लम। यानी कि जो भी पुलिस की समस्याएं हैं, जैसे स्किलिंग या फिर टेक्नोलॉजी या फिर अन्य कोई जो प्रॉब्लम्स है जिन पर रिफॉर्म करने की जरूरत है, तो उसकी सिस्टमेटिक स्टडी ये BPRND करता है। along with it applies science and technology in method and techniques by police। अगर हम वेरियस स्टेट्स के पुलिस पॉपुलेशन रेशियो को देखें तो आप देख सकते हो नागालैंड जो कि बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट रहा है, और यहाँ आप देख सकते हो कि नंबर ऑफ पुलिस पर्सनल पर लाख पॉपुलेशन कितना है, 1300.9। तो काफी खुशी वाली बात है कि एक राज्य जिसे हम अंडर डेवलप कहते हैं, जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, वहां पर पुलिस फोर्सेस की संख्या पर लाख पॉपुलेशन काफी अच्छी है। आप हमें बताइए कि नागालैंड क्या किसी देश से इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है? द नेक्स्ट वन इज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स जो कि यूटी है, और यहाँ पर भी आप देख सकते हो बेस्ट यूटी है इन टर्म्स ऑफ पुलिस पॉपुलेशन रेशियो। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के आप हमें 5 फीचर्स बताइए।
मणिपुर में भी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, लेकिन अगर वर्स्ट स्टेट्स की बात करें तो आप देख सकते हो बिहार 76.2, काफी दुखद फैक्ट है। दमन एंड दीव 98.6%, वेस्ट बंगाल 100.5। पुलिस की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे सिविल पुलिस, डिस्ट्रिक्ट आर्म्ड रिजर्व, स्पेशल आर्म्ड पुलिस, इंडियन रिजर्व बटालियन, ये आपको याद रखना नहीं है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल फ्रेंड। इट इज अबाउट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इन्होंने रिपोर्ट रिलीज किया है विच इज ऑन ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया, स्पेसिफिकली 2019 and 20। This report presents the performance of banking sector including cooperative banks and non-banking financial institution during this period। यानी कि इस पार्टिकुलर पीरियड में 2019 से 2020 सो फार बैंकिंग सेक्टर के जो परफॉर्मेंस रहे हैं, जिसमें कोऑपरेटिव बैंक्स को भी शामिल किया गया है, एनबीएफसी को भी शामिल किया गया, उससे रिलेटेड डाटा इस रिपोर्ट में बताए जाएंगे। अगर हम इस साल की रिपोर्ट का थीम देखें, जिस पर ज्यादा फोकस किया गया, वो रहा है इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग सेक्टर। आपको पता होगा कि बैंकिंग सेक्टर हो या फिर अन्य कोई सेक्टर हो, कोविड-19 ने हर क्षेत्र को प्रभावित किया है। और ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मेंस के लिए हो सकते हैं कि आखिरकार कोविड-19 का क्या इम्पैक्ट रहा है बैंकिंग और नॉन बैंकिंग सेक्टर के ऊपर। तो क्या फाइंडिंग्स रहे हैं, इसको जानना जरूरी है फ्रेंड्स। तो बेसिकली इसमें बोला गया कि आरबीआई ने वेरियस मेजर्स लिए थे, पॉलिसी मेजर्स, सो दैट जो इफेक्ट है कोविड-19 के उसको मिटिगेट किया जा सके। इसके तहत जो रेगुलेटरी जुरिडिक्शन है आरबीआई का, उसको बढ़ाया गया वाया लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट, गिविंग आरबीआई द ग्रेटर पावर्स ओवर कोऑपरेटिव बैंक्स, एनबीएफसी एंड हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज। सीरीज ऑफ इनिशिएटिव्स लिए गए आरबीआई के द्वारा सो दैट सुपरवाइजरी फ्रेमवर्क बैंकों के ऊपर बढ़ाया जा सके। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको याद रखना है कि शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक की जो ग्रोस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट का मतलब वैसे एसेट्स बैंकों के जो नॉन परफॉर्मिंग हो गए हो, यानी कि उससे ना कोई इंटरेस्ट वापस आ रहा है, ना कोई प्रिंसिपल वापस आ रहा है। तो इस फाइंडिंग में ये बोला गया कि शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक के जो जीएनपीए है, ये डिक्लाइन हुए हैं फ्रॉम 9.1% एट द एंड मार्च 2019 to 7.5% at end September 2020। तो अच्छी न्यूज है कि जीएनपीए रेशियो डिक्लाइन हुआ है शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स का। द नेक्स्ट इज अबाउट कोऑपरेटिव बैंक्स। तो परफॉर्मेंस ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स इंप्रूव हुए हैं बोथ इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी एंड एसेट क्वालिटी। रिकवरी प्रोसेस, आपको पता होगा कि सरफासी एक्ट के माध्यम से रिकवरी प्रोसेस बैंक करते हैं, या फिर आईबीसी कंसेप्ट लाया गया, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, जिसके माध्यम से कुछ सॉल्यूशन ऑफर किए जाते हैं टू डील विद द एनपीए प्रॉब्लम ऑफ द बैंक। तो जब से ये दो चैनल आए हैं, तो इन दो चैनल के तहत जो रिकवरी प्रोसेस एनपीए का है, उसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। मोस्ट पेमेंट बैंक्स, आपको पता होगा पेमेंट बैंक्स बेसिकली क्रेडिट नहीं देती है, ओनली एक्सेप्ट द डिपॉजिट्स, वो भी एक सर्टेन अमाउंट तक का ही। आप हमें बताइए वो सर्टेन अमाउंट क्या है। तो मोस्ट पेमेंट बैंक आर येट टू टर्न प्रॉफिटेबल, यानी कि पेमेंट बैंक का जब से कंसेप्ट लाया गया है तो प्रॉफिटेबिलिटी उतना ज्यादा नहीं रही है, और इनके जो सोर्सेस ऑफ इनकम है वो इफेक्ट हो सकते हैं बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड अनएम्प्लॉयमेंट एंड रिवर्स माइग्रेशन, जो कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान देखी गई थी। अगर हम एनबीएफसी के हेल्थ स्टेटस की बात करें तो ये तो काफी मजबूत रहा है, बिकॉज दे हैड अ स्ट्रॉन्ग कैपिटल बफर्स, यानी कि इनके पास कैपिटल्स काफी ज्यादा थे, और इसी के कारण एनबीएफसी इस इम्पैक्ट कोविड-19 के इम्पैक्ट से रिजिलेंट रहा है। अगर हम हाउसिंग फाइनेंसर्स की बात करें, यानी कि वैसे इंस्टीट्यूशंस जो हाउसिंग फाइनेंस देते हैं रियल एस्टेट सेक्टर में, इनके लोन एसेट्स में दिक्कतें आई हैं, और ये दिक्कतें आना लाजमी है क्योंकि हाउसिंग प्रोजेक्ट लॉकडाउन के कारण उसको कंप्लीट होने में डिले हुआ है, कॉस्ट बढ़ गए हैं, जो होम बायर्स है वो अभी इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं खरीदने में, जिसके कारण जो रिकवरी है इन्वेस्टमेंट का वो नहीं हो पा रही है। और जब वो रिकवरी नहीं हो पा रही है तो फिर जो बिल्डर्स होते हैं उनको परेशानी आ रही है हाउसिंग फाइनेंसर्स को लोन चुकाने में या क्रेडिट चुकाने में।
तो ये थी इसके बारे में न्यूज। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। इट इज अबाउट मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। इन्होंने डिजिटल ओशियन लॉन्च किया है। डिजिटल ओशियन इज नथिंग बट ए प्लेटफॉर्म जहां आपको ओशियन डाटा रिलेटेड सर्विसेज एक ही जगह पर मिल जाए। इसके तहत वेरियस सेट ऑफ एप्लीकेशंस डेवलप किए गए to organize and present heterogeneous oceanographic data by adopting a rapid advancement in geospatial technology। अगर हम इस प्लेटफॉर्म की बात करें डिजिटल ओशियन की, तो इसे डेवलप किया गया है इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। INCOIS की ही बात करें तो ये ओशियन इंफॉर्मेशन एंड एडवाइजरी सर्विसेज प्रदान करता है वेरियस कंसर्न्ड स्टेक होल्डर्स को, जिसमें पोटेंशियल फिशिंग जोन एडवाइजरीज आ जाते हैं, ओशियन स्टेट फोरकास्ट आ जाते हैं, हाई वेव अलर्ट आ जाते हैं, सुनामी से रिलेटेड डाटा या फिर अर्ली वार्निंग सिस्टम से जुड़े डाटा, ये INCOIS प्रदान करता है। क्या सिग्निफिकेंस होगा इस डिजिटल ओशियन का, इसके बारे में बात करते हैं। तो बेसिकली ये जो प्लेटफॉर्म है वन स्टॉप सॉल्यूशन के रूप में सर्व करेगा फॉर ऑल डाटा रिलेटेड सर्विसेज व्हिच आर नीडेड टू द यूजर्स। अलोंग विथ ये जो डिजिटल ओशियन प्लेटफॉर्म है, it will provide data from various projects like deep ocean mission, समुद्रयान प्रोजेक्ट, रिसर्च ऑन अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी। इन सब का भी डाटा इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रदान किया जाएगा। Along with it will help to assess the evolution of oceanographic feature, यानी कि जो भी ओशियोनोग्राफिक फीचर्स है, यानी कि ओशियन में मौजूद जो फीचर्स है वो चाहे मेराइन स्पीसीज हो सकते हैं या फिर फिजियोग्राफिक फीचर्स लाइक माउंटेन्स, हिल्स, along with अन्य अनडिस्कवर्ड फीचर्स, उनसे जुड़े डाटा भी प्राप्त हो सकेंगे थ्रू 3D एंड 4D डाटा विजुअलाइजेशन। ओशियनिक डाटा का क्या इंपॉर्टेंस है फ्रेंड्स? तो अगर हमारे पास ओशियनिक डाटा आती है तो इसकी मदद से जो ओशियंस हैं उनके बारे में अंडरस्टैंडिंग हमारी बढ़ेगी, एज वेल एज हाउ इट ऑपरेट्स। इनसे जुड़े जो हमारी अंडरस्टैंडिंग्स है उसमें इंप्रूवमेंट आएगा। दस प्लेज एक सेंट्रल रोल also for expanding blue economy initiatives, यानी कि हमारे पास अगर प्रॉपर डाटा रहता है तो हम ब्लू इकोनॉमी इनिशिएटिव जो भारत ले रहा है, जिसके तहत फिशिंग जोन को एक्सपेंड किया जाएगा, एज वेल एज अन्य इनिशिएटिव्स लेट्स से कि पोर्ट डेवलपमेंट, ओशियन ट्रेड्स, इन सबको बूस्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। तो इनको एक्सपेंड करने में ये डाटा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करेंगे। इट विल ऑल्सो हेल्प इन कैपेसिटी बिल्डिंग ऑन ओशियन डाटा मैनेजमेंट फॉर ऑल इंडियन ओशियन रिम कंट्रीज। आप हमें बताइए कि इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन में कितने देश हैं और क्या म्यांमार इस IORA का सदस्य देश है या नहीं है। लेट्स मूव टू इंडिया प्रोजेक्ट्स ऑन ओशियन, यानी कि भारत कौन कौन से प्रोजेक्ट चला रहा है ओशियन के ऊपर। तो फर्स्ट इज अबाउट डीप ओशियन मिशन। इसके तहत मिनरल्स को एक्सप्लोर किए जा रहे हैं फ्रॉम द बॉटम ओशियन। एनर्जी जनरेशन पर फोकस किया जा रहा है, एज वेल एज एक्सप्लोरिंग द मेराइन डाइवर्सिटी ऑफ द अंडर वाटर वर्ल्ड। आपको पता होगा कि वास्ट पार्ट ऑफ द मेराइन डाइवर्सिटी अनएक्सप्लोर्ड है बिकॉज ऑफ प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द ह्यूमंस इन विजिटिंग देयर, एंड इसे अभी लॉन्च किया जाना है, ये अभी लॉन्च नहीं हुआ है। दूसरा जो प्रोजेक्ट है वो समुद्रयान प्रोजेक्ट है। इट प्रोपोजेस टू सेंड ए सबमर्सिबल व्हीकल, यानी कि इसके तहत सबमर्सिबल व्हीकल भेजे जाएंगे जस्ट लाइक गगनयान, जिसे स्पेस में भेजा जाएगा। समुद्रयान बेसिकली इसे अंडर वाटर ओशियन में भेजा जाएगा, जिसमें 3 पर्संस बैठेंगे और अबाउट 6000 मीटर डेप्थ तक लिए जाएंगे टू कैरी आउट डीप अंडर वाटर स्टडीज। सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। इट इज अबाउट प्राइम मिनिस्टर। हाल ही में इन्होंने नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड लॉन्च कर दिया है। इसके साथ साथ आपने ये खबर भी सुना होगा कि दिल्ली मेट्रो में फर्स्ट ड्राइवरलेस मेट्रो का भी इनॉग्रेशन किया गया था। हम बात करेंगे NCMC के बारे में। तो बेसिकली ये ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन सिस्टम होगा, यानी कि जैसे आपने फास्ट टैग का नाम सुना होगा, उसी प्रकार से ये भी एक प्रकार से ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन सिस्टम ही होगा। इसके तहत जो भी व्यक्ति ट्रेवल कर रहे हैं उनके पास स्मार्टफोन अगर है तो वो खुद एक इंटरऑपरेबल ट्रांसपोर्ट कार्ड के रूप में काम करेगा, जिसका इस्तेमाल कम्युनिटर्स के द्वारा मेट्रो, बसेस या फिर सब अर्बन रेलवे सर्विसेज जब वो एंजॉय करेंगे तो जो चार्जेस जनरेट होंगे उनको पे करने में किया जा सकता है। NCMC को वन नेशन वन कार्ड फॉर ट्रांसपोर्ट मोबिलिटी भी कहा जा रहा है, और ये इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का। ये याद रखने की जरूरत है फ्रेंड, सो दैट सीमलेस ट्रेवल इंश्योर किए जा सके बाय डिफरेंट मेट्रो एंड अदर ट्रांसपोर्ट सिस्टम
अक्रॉस द कंट्री बिसाइड रिटेल शॉपिंग एंड परचेजिंग। इस कार्ड के माध्यम से रिटेल शॉपिंग भी हो सकेगी एज वेल एज परचेजिंग भी हो सकेंगे अलॉन्ग विद द सीमलेस ट्रेवल जो किया जाएगा। अगर आप एनसीएमसी से रिलेटेड फर्स्ट आइडिया की बात करें तो इट वाज फ्लोटेड बाय द या गिवन बाय द नंदन नीलेकनी कमेटी, और ये कमेटी डेडिकेटली आरबीआई के द्वारा सेटअप किया गया था। In order to ensure seamless travel across metros and other transport system, seamless travel का क्या मतलब हुआ? बेसिकली इसके तहत जो डिले होता है ट्रेवलिंग में, लेट्स से कि आपको टोकन खरीदने होते हैं, आपको रिचार्ज कराने पड़ते हैं, तो उसके कारण आपकी जो ट्रेवलिंग में डिले होती है और जो भी आप काम से जा रहे हो सकता है वो टाइमली पूरा ना हो पाए। इसीलिए सीमलेस ट्रेवल यानी कि विदाउट मच इन्वॉल्वमेंट ऑफ द अथॉरिटी इंस्टीट्यूशन एंड इट इज valid to metros as well as other transport system in addition to retail shopping and purchase, यानी कि इस एनसीएमसी से रिटेल शॉपिंग और परचेजिंग भी की जा सकेगी। क्या बेनिफिट होंगे एनसीएमसी के, इसके बारे में जान लेते हैं। तो ये जो इकोसिस्टम डेवलप किया जा रहा है एनसीएमसी का, इसके तहत जो भी कस्टमर्स होंगे उनको अब अलग से मल्टीपल कार्ड्स नहीं कैरी ऑन करेंगे कि एक मेट्रो का कार्ड ले लिया, एक बस का कार्ड ले लिया, एक रेलवे का टिकट ले लिया, ऐसा कुछ भी नहीं। अब एक ही कार्ड होगा जो कि आपका स्मार्टफोन ही होगा और आप सीमलेस ट्रेवल कर सकते हैं इन मल्टीपल ट्रांसपोर्ट सिस्टम। यूजर्स कैन यूटिलाइज दिस फॉर पेमेंट्स अक्रॉस ऑल सेगमेंट, चाहे वो मेट्रो हो, बस हो, रेलवे हो, सब हो, पार्किंग, स्मार्ट सिटी, टोल टैक्सेस पे करने में भी किए जा सकते हैं, रिटेल पेमेंट करने में भी किए जा सकते हैं। अदर बेनिफिट विल बी कि इसके माध्यम से गवर्नमेंट जो अपना डिजिटलाइजेशन स्कीम चला रही है और लो वैल्यू पेमेंट्स, उनमें भी मदद मिलेगी। लो वैल्यू पेमेंट का मतलब हुआ कि 10 रुपये 20 रुपये यानी कि जो छोटे मोटे अमाउंट है उनकी पेमेंट जो ऑफलाइन जनरली की जाती है तो इन्हें ऑनलाइन किया जाए, बिकॉज जो वॉल्यूम है लो वैल्यू पेमेंट का काफी ज्यादा होता है और अगर एक बार ये सक्सेसफुल जाता है तो डेफिनेटली डिजिटलाइज्ड इकोनॉमी भारत की बन सकती है एंड इट विल रिड्यूस द कॉस्ट फॉर द एंटायर इकोसिस्टम। All new metro and transit payments would be made interoperable through NCMC, यानी कि इस NCMC के तहत जो भी नए मेट्रो या फिर ट्रांजिट पेमेंट्स हैं उनको इंटरऑपरेबल यानी कि it can be used for payment of the railway charges or the roadway transportation system or the metro, इसको हम interoperable कह रहे हैं। Let's move to the next article. It is about Prime Minister inaugurates खुर्जा भावपुर stretch of Eastern dedicated freight corridor। सबसे पहले आप हमें बताइए फ्राइट कॉरिडोर का क्या मतलब होता है। बेसिकली एक डेडिकेटेड रेलवे कॉरिडोर होगा, यानी कि रेलवे का एक प्रकार से ट्रैक होगा जिसके माध्यम से ओनली फ्राइट यानी कि गुड्स और कमोडिटीज का ही जो ट्रेन है वो मूव करेगी फ्रॉम वन लोकेशन टू द अनदर। इसमें कोई भी इस ट्रैक में कोई भी पैसेंजर ट्रेन नहीं चलेगा, नहीं ऑपरेट करेगा। दैट्स व्हाई इट इज गिवन द नेम ऑफ डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर। तो डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर इज ए हाई स्पीड एंड हाई कैपेसिटी रेलवे कॉरिडोर एंड इट हैज बीन डेडिकेटेड एक्सक्लूसिवली, यहाँ देखिए आप, एक्सक्लूसिवली फॉर फ्राइट मूवमेंट। और इसे कौन इंप्लीमेंट कर रहा है? तो देयर इज ए स्पेशल पर्पस व्हीकल। स्पेशल पर्पस व्हीकल यानी कि एक बॉडी जो डेडिकेटली ही बनाई गई है टू फुलफिल दैट नीड। यहाँ पर जो स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाई गई है वो डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया विच इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, और इन्हीं को टास्क दिया गया है कि वो डीएफसी से रिलेटेड प्लानिंग एंड डेवलपमेंट करे, एज वेल एज मोबिलाइज करे फाइनेंशियल रिसोर्सेज को, कंस्ट्रक्शन करे, मेंटेनेंस एज वेल एज ऑपरेशन ऑफ दिस डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर। ये DFCCIL इज डेवलपिंग टू फ्राइट कॉरिडोर, तो दो डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर ये डेवलप कर रही है। वन इज इन वेस्टर्न DFC, आप यहाँ देख सकते हो, फ्रॉम दादरी यूपी टू जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। तो यहाँ आप देख सकते हो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट विच इज इन द सदर्न पार्ट ऑफ महाराष्ट्र एंड द अदर इज दादरी यहाँ पर है। तो यहाँ से लेके यहाँ इट इज फर्स्ट वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर जो डेवलप किया जाएगा। Along with the other is Eastern DFC. It is from Dankuni, which is in West Bengal. आप यहाँ देखो दानकुनी वेस्ट बंगाल में है, टू लुधियाना which is in पंजाब, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये ईस्ट टू वेस्ट को कनेक्ट कर रहा है, ये नॉर्थ टू साउथ को कनेक्ट कर रहा है। एक प्रकार से ये आप टोटल ट्रैक यहाँ से यहाँ तक देख सकते हो जुड़ गए। तो बेनिफिट तो होंगे ही होंगे, सिग्निफिकेंस है, हम देखते हैं क्या सिग्निफिकेंस होंगे। इसके माध्यम से जो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, जो एक गुड यानी कि जो भी गुड्स है, चाहे वो फार्मिंग गुड्स हो, एग्रीकल्चरल गुड्स हो या फिर अदर कमोडिटीज हो, ट्रांसपोर्टेशन में काफी ज्यादा कॉस्ट लगते हैं, बिकॉज मेजोरिटी ऑफ द गुड्स रोडवेज के द्वारा ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, तो डेफिनेटली कॉस्ट ज्यादा लगते हैं।
लेकिन अगर इन्हीं को शिफ्ट कर दिया जाए रेलवेज पर, तो जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो कम लगेगा बाय स्पीडिंग ऑफ फ्राइट ट्रेन ऑपरेशंस एंड हायर प्रोडक्टिविटी। अगर हम बात करें प्रेजेंट डे लॉजिस्टिक कॉस्ट जो भारत में लगते हैं, यानी लॉजिस्टिक कॉस्ट का मतलब हुआ कि द कॉस्ट विच गेट्स इनकर्ड इन द ट्रांसपोर्टेशन, वो हमारा 14% ऑफ जीडीपी है, तो काफी हाई कॉस्ट है। यानी कि अगर 100 रुपए का जीडीपी, 100 रुपए का प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है, तो उसको ट्रांसपोर्ट करवाने में हमको 14 रुपए लग जाएंगे, which is 30 to 40% higher than the global benchmark logistic cost। तो ग्लोबल बेंचमार्क से भी ज्यादा हाईएस्ट है, which is about 30 से 40%। अगर सेग्रीगेट फ्राइट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर फोकस्ड अप्रोच, because 70% of the freight trains are slated to shift to the DFC। तो जब ये कॉरिडोर बन के तैयार हो जाएगा तो 70% ऑफ द फ्रेट ट्रेन्स को शिफ्ट कर दिए जाएंगे इस कॉरिडोर के ऊपर। तो जो रास्ते हैं पैसेंजर ट्रेन के लिए वो क्लियर हो जाएंगे, जिसके माध्यम से एक बेनिफिट तो ये होगी कि जो डिले होता है पैसेंजर ट्रेन का टू रीच द डेस्टिनेशन और द सोर्स पॉइंट, वो नहीं होगा। इट विल इंप्रूव कैरिंग कैपेसिटी by adopting state of the art technology, improved track designs to be tested heavier loads at higher speed। कैरिंग कैपेसिटी को भी ये इनहेंस करेगा, यानी कि एक ट्रक जो सामान को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है, अगर यही रेलवेज लेके जाए तो डेफिनेटली मोर इन मोर वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड कमोडिटीज को लिया जा सकता है। इट विल इंक्रीज रेल शेयर इन फ्रेट मार्केट गोज टू प्राइवेट रोड ट्रांसपोर्ट ओवर द ईयर्स। आप देख रहे हो कि कितनी ज्यादा संख्या में प्राइवेट रोड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम आ गया, जिसमें ट्रक्स है, बसेस है, जो कमोडिटीज को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है, जिसके कारण जो रेल का शेयर है, यानी कि जो इनकम आ रही थी रेलवेज को फ्राइट डिलीवरी में, वो एक प्रकार से घटता जा रहा था। अब यह डेडिकेटेड कॉरिडोर जब डेवलप हो जाएगा तो जो भी ट्रांसपोर्टेशन किए जाएंगे वो रेलवेज के माध्यम से किए जा सकते हैं, जिसके माध्यम से जो रेवेन्यू है रेलवेज का वो भी बढ़ सकता है। इट विल फैसिलिटेट फ्रेश इंडस्ट्रियल एक्टिविटी एंड मल्टी मॉडल वैल्यू एडिशन सर्विसेज हब अलोंग कॉरिडोर्स। ईस्टर्न डीएफसी विल प्रोवाइड कोल फॉर पावर प्लांट्स इन नदर्न इंडिया। तो ये जो ईस्टर्न डीएफसी, ये आप डेडिकेटेड ईस्टर्न कॉरिडोर जो आप देख रहे हो, इसके माध्यम से जो कोल की जो रिचेबिलिटी है, यानी कि आपको पता है कि ईस्टर्न सेक्टर में थर्मल पावर प्लांट्स भी है, तो उसके लिए जरूरी है कोल की टाइमली डिलीवरी होना। तो अगर ये डेडिकेटेड डीएफसी है, इसके माध्यम से जो कोल की रिक्वायरमेंट है पावर प्लांट्स को टाइमली इंश्योर हो सकती है फ्रॉम द कोल फील्ड्स इन बिहार, झारखंड, बंगाल। लेट्स मूव टू द शॉर्ट न्यूज स्टूडेंट। इट इज अबाउट यूनाइटेड स्टेट। इन्होंने तिब्बतियन पॉलिसी एंड सपोर्ट एक्ट 2020 पास किए लेजिस्लेशन में। अगर हम बात करें टीपीएसए के बारे में, तो इट स्ट्रेंथेन्स द यूएस पॉलिसी ऑन तिब्बत and it reaffirms the government's steadfast support for Dalai Lama and Central Tibetan Administration। तो बेसिकली इस एक्ट के माध्यम से जो तिब्बतियन पीपल के राइट्स है उनको ये रीअफर्म करता है, सो दैट कि जो दलाई लामा के बाद जो नेक्स्ट इनकारनेशन होंगे वो कौन होंगे, इसे डिसाइड करने वाला तिब्बतियन पीपल हो, और इसे डिसाइड करने में चाइना का कोई इंटरफेरेंस ना हो। एज वेल एज द टीपीएसए empowers यूएस कि इट कैन इम्पोज सैंक्शंस ऑन चाइनीज गवर्नमेंट ऑफिशियल्स अगर वो इंटरफेयर करते हैं। यूएस ने ऑफिशियली तिब्बत को चाइना का पार्ट रिकॉग्नाइज किया था, और इंडिया मोस्टली एक प्रकार से रिफ्रेन करता है फ्रॉम प्लेइंग द तिब्बत कार्ड अगेंस्ट चाइना, और फिलहाल इंडिया की वन चाइना पॉलिसी ही है रिगार्डिंग तिब्बत, यानी कि ये चाइना का पार्ट है तिब्बत, ये इंडिया रिकॉग्नाइज करता है। द नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट जापान टू ज्वाइन 5 आईज। अगर हम 5 आईज की बात करें तो 5 आईज इज नथिंग बट नेटवर्क ऑफ 5 नेशंस। लेट्स से कि इट इज द 5 नेशन, वन इज ऑस्ट्रेलिया, वन इज ब्रिटेन, वन इज कनाडा, वन इज न्यूजीलैंड एंड वन इज यूएसए। तो इनका जो नेटवर्क बन रहा है, इन्हीं नेटवर्क को 5 आईज कहा जा रहा है, जिसके तहत अब ये एक साथ क्यों आए हैं, सो दैट जो थ्रेट पोजेज हो रहे हैं नॉर्थ कोरिया और चाइना के कारण, उसको ये देश मिलकर बेटर रिस्पॉन्ड करें। और जापान भी अब इस नेटवर्क में जुड़ने जा रहा है, जिसके कारण अब वो 6th आई हो जाएगा। जापान would provide key inputs on Chinese clampdown on Uyghurs। जापान की मदद से जो उगहर कम्युनिटी है, जो कि माइनॉरिटी मुस्लिम कम्युनिटी है चाइना में,
तो जो चाइनीज अत्याचार कर रहे हैं इस कम्युनिटी के ऊपर, इसके ऊपर फ्रेश डाटा जापान प्रोवाइड कर सकता है। अगर हम बात करें उइघर्स कम्युनिटी की, तो उइघर्स कम्युनिटी तुर्की स्पीकिंग मुस्लिम है जो चाइना के ऑटोनोमस रीजन सिंजियांग रीजन में रहता है। सिंजियांग रीजन कहाँ है चाइना का? तो अगर ये हम चाइना की बात करें तो ये जो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन है चाइना का, यहाँ पर सिंजियांग प्रोविंस है और यहीं पर उइघर्स कम्युनिटी रहती है। Many Uyghur community also lives in countries neighboring China. Let's say उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान। आप हमें बताइए उज्बेकिस्तान लैंडलॉक कंट्री है या फिर इट बॉर्डर्स द कैस्पियन सी। साथ ही साथ ये भी बताइए कि उज्बेकिस्तान का बॉर्डरिंग नेशन कौन कौन से है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। इट इज अबाउट फास्ट टैग। आपको पता होगा कि गवर्नमेंट ने बेसिकली मैंडेटरी कर दिया है कि जनवरी 1 से फास्ट टैग का ही इस्तेमाल किया जाएगा फॉर द कलेक्शन ऑफ टोल चार्जेस ऑन नेशनल हाईवे नेटवर्क थ्रू फास्ट टैग। यानी कि आपको पता है कि जो नेशनल हाईवेज होते हैं वहां पर टोल कलेक्शन किए जाते हैं और वो टोल कलेक्शन बिफोर 1 जनवरी 2021 वो डिफरेंट मीडियम के रूप में यानी कि कैश के रूप में ऑनलाइन ऑफलाइन किए जाते थे, लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ फास्ट टैग मीडियम से ही कलेक्ट किए जाएंगे। अगर हम बात करें फास्ट टैग के बेसिक्स की, तो इट इज इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम जिसके तहत जो भी टोल चार्जेस आपके बनते हैं उसका ऑटोमेटिक डिडक्शन कर लिया जाता है। इसका बेनिफिट तो ये होगा कि जो व्हीकल्स होंगे उनको रुकने नहीं पड़ेंगे, बिकॉज ऑटोमेटिक जो चार्जेस है वो डिडक्ट कर लिए जाएंगे विदाउट स्टॉपिंग फॉर द कैश ट्रांजेक्शन। और इसे ऑपरेट किया जा रहा है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। और ये किस प्रिंसिपल पर काम करता है? तो इट वर्क्स ऑन द रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी यानी कि RFID, जिसके तहत रेडियो वेव्स का इस्तेमाल किया जाता है टू रीड एंड कैप्चर इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन ए टैग अटैच्ड टू एन ऑब्जेक्ट। जैसे कि ये कोई कार है, इस पर फास्ट टैग लगा दिए जाते हैं और जो ये जो RFID टेक्नोलॉजी वाली मशीन होती है जो सेंस करती है इस टैग को, और जो एप्लीकेबल चार्जेस होते हैं वो डिडक्ट कर लिए जाते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। इट इज अबाउट प्रोक्सिमा सेंचुरी। तो बेसिकली एस्ट्रोनॉमर्स एलियन लाइफ की तलाश कर रहे हैं और हाल ही में इन्होंने रेडियो वेव इमिशंस को आते हुए आइडेंटिफाई किया है या कैप्चर किया है, एंड विच वाज कमिंग फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ प्रोक्सिमा सेंचुरी। यानी कि अगर कोई रेडियो वेव इमिशन हो रहा है तो इसका मतलब यह भी संभव है कि वो वहां एलियंस रह रहे होंगे। प्रोक्सिमा सेंचुरी की बात करें तो नियरेस्ट स्टार है टू द सन और ये 4.2 लाइट ईयर्स अवे है सन से। और अगर हम इसके मास की बात करें तो इट इज अबाउट एन एथ ऑफ द सन एंड इट इज टू डिम टू बी सीन विद द नेक्ड आई फ्रॉम द अर्थ। यानी कि उतना ज्यादा लाइट नहीं करता है ये स्टार, दैट्स व्हाई ये नेक्ड आई से नहीं देखे जा सकते। Let's move to the next article. It is about Tihan IIT Hyderabad. Recently, Union Minister of Education इन्होंने virtually फाउंडेशन स्टोन रखा तिहान IIT हैदराबाद का। क्या है ये तिहान IIT हैदराबाद, इसके बारे में जानेंगे। तो ये भारत का पहला टेस्ट बेड फॉर ऑटोनोमस नेविगेशन सिस्टम है and it is being funded by the Department of Science and Technology which comes under National Mission on Interdisciplinary Cyber Physical Schemes। अगर हम साइबर फिजिकल सिस्टम की बात करें CPS की, तो ये कंप्यूटेशन और फिजिकल प्रोसेस दोनों को इंटीग्रेट करता है इन ए डायनेमिक एनवायरनमेंट एंड इनकम्पासेस टेक्नोलॉजी एरिया बाय साइबरनेटिक्स, मेकाट्रॉनिक्स, डिजाइन इन एम्बेडेड सिस्टम, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बिग डाटा एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल फ्रेंड्स। इट इज अबाउट गवी अलायंस। गवी अलायंस मींस ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन। क्या न्यूज़ है? रिसेंटली यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया इनको नॉमिनेट किया गया है टू द बोर्ड ऑफ गवी यानी कि ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन। बात करते हैं गवी की, तो इट इज इंटरनेशनल पब्लिक प्राइवेट ग्लोबल हेल्थ पार्टनरशिप। तो ये बेसिकली ग्लोबल हेल्थ पार्टनरशिप है जहाँ पे पब्लिक प्राइवेट दोनों इनकॉर्पोरेट होते हैं। शेयर्ड गोल क्या है कि क्रिएटिंग इक्वल एक्सेस टू न्यू एंड अंडर यूज्ड वैक्सीन फॉर चिल्ड्रन लिविंग इन द वर्ल्ड्स पूरेस्ट कंट्री। यानी कि वैसे बच्चे जो विश्व के पोरेस्ट कंट्री में रह रहे हैं और उनको वैक्सीन एक्सेसिबिलिटी नहीं हो पा रही ड्यू टू फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, तो उन तक ये जो नए वैक्सीन और अंडर यूज्ड वैक्सीन पहुंचाए जाए, ये गोल है
इस अलायंस का। तो इसकी मदद से जो हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स चिल्ड्रन उनको वैक्सीनेट किया जाएगा सो दैट वो प्रोटेक्टेड हो सके अगेंस्ट डेडली एंड डेलिबरेटिंग डिजीजेज। गवी अलायंस पार्टनर्स में कौन कौन शामिल हो जाते हैं? यूनिसेफ, WHO, वर्ल्ड बैंक, बिल एंड मेलिंडा गेट्स, याद रखने की जरूरत नहीं है। और इंडिया ने बेसिकली $50 मिलियन कंट्रीब्यूट करने की बात कही गई है टू दिस गवी एट द 2020 ग्लोबल वैक्सीन समिट। लेट्स मूव टू द लास्ट आर्टिकल, इट इज अबाउट वर्जिकुलम पाइनएप्पल्स। तो इस प्रकार की न्यूज यूपीएससी पूछ लेती है। मॉरिशियस वैरायटी ऑफ वर्जिकुलम पाइनएप्पल, तो बेसिकली ये पाइनएप्पल की ही वैरायटी है फ्रॉम केरला। इनको जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग 2019 में ही मिला था और ये ग्रोन किए जाते हैं इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ एर्नाकुलम, कोट्टायम, पट्टनमित्या एंड द लो एलिवेशन एरियाज ऑफ इदुक्की डिस्ट्रिक्ट इन केरला। अगर हम वर्जिकुलम पाइनएप्पल की बात करें तो इट इज यूनिक इन अरोमा, फ्लेवर, स्वीटनेस बिकॉज यहाँ हाई शुगर कंटेंट होता है एंड लोअर एसिडिटी एंड इट इज ए शेल्फ लाइफ ऑफ अराउंड 10 से 15 डेज, यानी कि 10 से 15 डेज तक भी इसे रखा जाए तो ये सड़ेंगे गलेंगे नहीं। इट इज ए गुड इन द फील्ड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, तो आसानी से ट्रांसपोर्टेशन भी किए जा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की आर्टिकल और आपको पसंद आई होगी और अगर पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच एंड फ्रेंड्स, हैप्पी न्यू ईयर 2021। होप योर wishes get fulfilled in this year. Thanks friends.